हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर और अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम सीडीपी। ठीक है भाई। और मेरा नाम है रेमी RAMMY ढुल, रेमी ढुल। तो भाई कॉपी पेन उठाओ फटाफट से। आज हम जो आपके बहुत बार बार सीडीपी के अंदर पूछे जाते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन उठा लो और देखना कि भाई आपके कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। और 15 के साथ साथ मैं आपको 30 क्वेश्चन और कराऊंगा। कुल आपको 45 से 60 क्वेश्चन आपके यहीं से आज की इस वीडियो से भाई आपके 4-5 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे आपके पेपर के अंदर। आ जाओ। सबसे पहले भाई हम बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। जीन प्याजे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके 101% बनते हैं भाई। उनका जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसके अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो 4 ऑप्शन है, एक बार बताओ। आप कॉपी पेन पे लिखो कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो भाई, जीन प्याजे साहब का जो वस्तु स्थायित्व, देखो वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस, और ट्रिक क्या बनाई थी इसकी, ऑब्जेक्ट परमानेंट कि परमानेंट हो गया भाई। वो कौन सी थी आपकी सबसे पहली ही अवस्था थी, और वो कौन सी है साहब आपकी सेंसरी मोटर। आप ऑप्शन ए के साथ चले जाओगे भाई। इसका टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 साल। इसके बाद आती है आपकी पूर्व संक्रिया। देखो ट्रिक कैसे करवाई थी भाई, ये आप अलग याद कर लेना। इसमें भी संक्रियात्मक है, इसमें भी संक्रियात्मक, इसमें भी संक्रियात्मक। इसमें पहले पूर्व संक्रियात्मक, इसके बाद आपका मूर्त संक्रियात्मक, यहाँ पर अमूर्त। ये जन्म से 2 साल थी, ये 2 से 7 साल, ये 7 से 11 साल, और 11 साल से ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन आपका एक तो ये बन गया, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट परमानेंट का क्या मतलब है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार हम जैसे कि रिमोट दिखाया फिर पीछे छुपा लेते हैं, बोलते हैं कि कोको ले गई। वो बच्चा बेचारा कभी गेट की तरफ देखता है, लेकिन 18 महीने तक आते आते भाई वो समझ आता है कि यार रिमोट कहीं नहीं गया, मम्मी पीछे ही छिपा रखा मम्मी ने। ठीक है, तो मतलब कि परमानेंट रिमोट यहीं पर है। तो परमानेंट से परमानेंस, ठीक है, आई थिंक याद हो गया होगा। ठीक है भाई, जो साहब आपका बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो कब शुरू करते हैं बताओ भाई। देखो पहले आपको मिलेगा जो बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, तो वो मिलेगा आपको 2 से 7 साल की उम्र में। ठीक है, और आपका 7 साल से जो बड़े बच्चे हैं 7 से 11 साल, अर्थात आपकी मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चे गैंग बना लेते हैं भाई, टोली बना लेते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन इसी में होता है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपके कहाँ से थे भाई ये थे साहब आपके, बताओ कहाँ से थे, क्या ये अमेरिका से थे। ठीक है, और कितनी अवस्थाएं बताई इसने, 4 इसकी अवस्थाएं बताई है। ठीक है, ये साहब क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे बायोलॉजिकल विकास होगा, जैसे जैसे भाई आपका शरीर बढ़ेगा, वैसे वैसे एक बच्चे का विकास होता है। ठीक है, जो आपका उसका कोग्निटिव जो दिमाग है उसका 4 अवस्थाएं बताई थी। ये भी बहुत बार आपका पूछा गया है। मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक को हम बोल देते हैं अमूर्त। अमूर्त का देखो, मूर्त का क्या मतलब है, जो चीज़ें मतलब 7 से 11 इसकी उम्र है, जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने, बच्चे की आंखों के सामने है, जो हमें दिख सकती है, जिसको हम छू सकते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बच्चा जैसे साइकिल के बारे में बताना है तो साइकिल को देख कर ही बता पाएगा, लेकिन यह औपचारिक मतलब कि अमूर्त, यहाँ पर बच्चा क्या हो गया भाई, साइकिल को बिना देखे भी खाली आपने वर्ड बोल दिया कि साइकिल के बारे में कुछ लिखो, तो वो लिख देगा कि भाई 2 इसके टायर होते हैं, 2 पैडल होते हैं। इस प्रकार से अमूर्त का मतलब हो जाता है कि जो चीज़ें आपके सामने नहीं हैं, आंखों के सामने भी, आप उसके बारे में भी देख सकते हो, छू सकते हो, मतलब आप सोच सकते हो उसके बारे में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए था। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। लेव वाइगोत्स्की के ऊपर आपका कोई ना कोई प्रश्न 101% पूछा जाता है भाई। इनके अनुसार वह क्षेत्र या फिर वह एरिया बच्चे के स्वयं के प्रदर्शन और किसी वयस्क का अधिक MQ की मदद के लिए जाने जाने वाले प्रदर्शन के बीच के अंतर समझा देता हूँ। एक बच्चा है भाई, वो साइकिल सीखना चाहता है, लेकिन एक तो वो खुद से सीखे, एक उसको कोई अडल्ट मतलब कि उसका मम्मी पापा, कोई बड़ा भाई, कोई भी और सिखाए, तो भाई वो थोड़ा जल्दी सिखा देगा। बच्चा शायद ना भी सीख पाता खुद से। तो इसका जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, देखो। ठीक है, यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं। पहले एक बार आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आई थिंक आपने लगा दिया होगा भाई। ठीक है, जो आपका डिफरेंस है वो साहब आपका यहाँ पर क्या पूछा था, वह क्षेत्र। क्षेत्र कहाँ पर है भाई, बस यहीं पर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कि यह वो एरिया है जहाँ पर आपने, जिस एरिया में आपने बच्चे की हेल्प करी है। ठीक है भाई, आपने कहाँ पर हेल्प करी है बच्चे की, आपका इसको टेम्परेरी हेल्प बोलते हैं वैसे। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप छोड़ दोगे। अच्छा, हेल्प किसने करी, MQ,
मोर नॉलेजेबल अदर, यह कौन हो गया? जो मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, जिसने हेल्प करी है, MKO वही होता है। क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर ये दे देगा कि भाई रोहन एक 7वीं कक्षा का छात्र है और वह उसके शिक्षक की हेल्प से एक क्वेश्चन को सोल्व करता है। तो यहाँ पर MKO कौन है? शिक्षक, रोहन, या फिर जो जिस एरिया में हेल्प दी गई है वो, या फिर आपका एक ऑप्शन और डाल देगा। तो भाई MKO होता है मोर नॉलेजेबल अदर। नॉलेज किसको है भाई? जो आपके अडल्ट होगा, जो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो जो हेल्प करता है वो होता है आपका MKO, ठीक है। और जिस एरिया में आपकी हेल्प की जाती है भाई उसको हम बोलते हैं ZPD। और जो आपकी टेम्परेरी हेल्प है, ठीक है, उस CDP में, उसके लिए हमने हिंदी में पाड़, मचान या फिर स्कैफ होल्डिंग इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन C आपका बिल्कुल ठीक था। लॉरेंस कोहलबर्ग के ऊपर भी आता है कि उसका जो नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, उसके अनुसार अच्छा लड़की या फिर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की किस चरण में आता है? बताओ भाई। 1 2 3 4 आपका प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल, फॉर्मल कॉन्वेंशनल। तो ये तो इसका है नहीं, इसकी 3 ही आपकी लेवल थे। बताओ भाई। आई थिंक आपने बता दिया होगा। देखो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई? आपका ऑप्शन B रहेगा, कॉन्वेंशनल, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से समझना, ये कोहलबर्ग साहब कहाँ के थे? आपके अमेरिका के थे। नंबर 1 बात, इसने देखो लेवल, तो इसने लेवल बताए थे 3, उसमें स्टेज हो जाते हैं, प्रत्येक के 2 2 जोड़ ले तो प्रत्येक में 6। L पहले आ गया तो भाई 3 भी पहले आ गया तो लेवल 3, S बाद में आया, 6 भी बाद में आया तो स्टेज 6, ठीक है। कॉन्वेंशनल इंग्लिश वाले याद कर लो और भाई हिंदी वाले पारंपरिक वर्ड याद कर लो। बस प्री पहले का आ गया, पोस्ट बाद का आ गया, बस और कुछ भी नहीं है। प्रत्येक में आपकी 2 2 स्टेज हैं भाई, 2 2 स्टेज, ठीक है। प्रत्येक में आपकी 2 2 स्टेज है, तो कुल मिलाकर 6 आपकी स्टेज हो गई, 3 लेवल हो गए, ठीक है। बस ये बात जिसको ध्यान में आ गई। अच्छा बताया क्या क्या था? देखो जब भी बच्चा, इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं कि भाई जब भी बच्चा पुरस्कार या फिर आज्ञाकार, मतलब आज्ञाकारी होगा या फिर दंड कि भाई मुझे मार ना दे, पीट ना दे, वहाँ जब बच्चा कोई काम करता है तो साहब आपके इसमें आ जाता है, लेवल 1 के अंदर आ जाता है, ठीक है। टिट फॉर टैट, ठीक है भाई, मतलब कि अगर भाई मेरे को खाना देगा तभी मैं तेरे को खाना दूंगा, ये भी लेवल 1 में आ गया। यहाँ पर आ गया गुड बॉय नाइस गर्ल, साहब ये आपका लेवल आपका 1 में आ जाता है, नहीं सॉरी, मतलब लेवल 2 में आ गया और आपका स्टेज 3 में आ गया। क्या समझ गए भाई? ठीक है, तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। आगे आ जाओ हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है साहब, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर इसके ऊपर भी भैया आपका क्वेश्चन आता ही है। हार्वर्ड गार्डनर में देखो ये आपके अलग अलग मनोवैज्ञानिक हो गए, और भाई देखो लगभग 30 के आसपास मैंने मनोवैज्ञानिक एक ही वीडियो में करवाए हैं। क्या कि एक तो मनोवैज्ञानिक का नाम और दूसरा उसके सिद्धांत का नाम, क्योंकि कैंडिडेट यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा था, लेव वाइगोत्स्की का कौन सा था, लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा है, हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर गारंटी देता हूँ, वायदा है भाई। एक तो CDP के अंदर 30 में से 30 जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आ गया भाई, 30 में से 30 और उस वीडियो को देख लिया तो भाई आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। वीडियो का जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में देख लेना। अब बताओ यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो इसने पूछ लिया कि भाई एक कवि या लेखक के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, स्पेटियल या भाषाई। देखो कवि होगा या लेखक होगा अपनी भाषा के ऊपर भाई अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा, तो ऑप्शन B के साथ आप चले जाओगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक था। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP उसके अनुसार स्कूली शिक्षा का जो नया ढांचा है, एकेडमिक स्ट्रक्चर, वो क्या है? ऑप्शन 1 2 3 4 बताओ भाई। इस क्वेश्चन को हल करने का मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन बता रखा है कि पहले तो टोटल 15 आना चाहिए। किस किस का टोटल 15 है? इसका तो है ही नहीं भाई, काट दो। 5 और 3 8 और 3 11 4 15 ये हो सकता है। ये 3 3 6 4 10 15 ये भी हो सकता है। 3 3 6 4 10 ये भी 15 ये हो सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था कि इसमें लगातार 2 बार 3 रिपीट होगा, तो 2 बार 3 किस में हो रहा है और भाई पीछे उसके 4 आएगा, ठीक है। तो 3 3 4 ये तो आ गया, 3 3 ये है लेकिन 4 आगे है, ये नहीं हो सकता। 3 ये तो इसमें तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन आपका B बिल्कुल ठीक है, ठीक है साहब। अच्छा इसके बाद आपका NEP, इसका क्या मतलब है? नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। इससे पहले कितनी पॉलिसी आ चुके हैं? सबसे पहले आई थी आपकी 1968 में, दूसरी आई थी 68 को घुमा दो 68 में, और तीसरी आई साहब आपकी 2020 में। तो कुल अब तक आपकी 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं भाई। इस बात को आप अच्छे तरीके से सलीके से ध्यान रखोगे, ठीक है साहब। और ये आपकी सबसे नई एजुकेशन पॉलिसी है, सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। और इसका ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखोगे भाई। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई कक्षा 6 7
और 8 आपकी कहाँ पर होंगी? तो भाई ये जो आपका 3 है, 6 7 8 ये होंगी। लास्ट में क्या हो गया? 9 10 11 12। यहाँ पर क्या हो गया भाई आपका 3 4 5, और यहाँ पर पहली और दूसरी क्लास होगी जस्ट, और आपकी आंगनवाड़ी होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। ये दे भी रखे भाई, पहली 5 साल आपकी बेसिक होंगी, फिर आपकी प्री स्टेज होगी, मतलब कि पहली और दूसरी क्लास आपकी और मतलब तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास होंगी आप, जिसको हम प्राइमरी बोल देते हैं। फिर आपकी मिडिल छठी सातवीं आठवीं, और फिर साहब आपकी 9 10 11 12। RTE आपका एक्ट कब आया था? 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन का। इसके तहत स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देने और मानसिक प्रताड़ना देने पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी। तो कौन सी धारा है भाई वो? बताओ भाई। देखो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान देना भाई इस बात की तरफ कि मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका RTE है 2009 के अंदर आया था, इसको काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने करवा रखे हैं भाई। NCF आपका 2005, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से, मेरे सारे के सारे लेक्चर 10 से 15 मिनट के होते हैं। आज वाला अपना थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि आज मैं आपको 60 से 70 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और भाई जैसे कि आपका RPWD एक्ट है 2016 वाला, वो भी हमने कर लिया है। PWD एक्ट है भाई, वो भी हमने 1995 वाला वो भी कर लिया है। NEP जो आपकी 2020 है, तो ये मोटे मोटे आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी सारी की सारी 1 घंटे के अंदर कवर हो जाएंगी। 4-5 लेक्चर है, इसको देख लीजिएगा, ट्रेक है, सारी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब देखो इसका आपका धारा 17 आएगा भाई। धारा 17 आया, कौन सी है? ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है आपका जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, 2009 में आया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ था। ये डेट भी आप ध्यान रख लीजिएगा भाई। यदि आपका किसी बच्चे को शारीरिक दंड दिया जाता है टीचर के द्वारा, स्कूल के द्वारा, या फिर मानसिक प्रताड़ना करी जाती है, तो धारा 17 उसके ऊपर लगा दी जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी भाई। ठीक है, बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट में। ठीक है साहब, आपका आगे आ जाओ कि एक बच्चा लिखते समय अक्षरों को उल्टा लिखता है, जैसे भाई बी को डी लिख दिया, सात को एल लिख दिया, वाज को सा लिख दिया, तो वो कहाँ पर वह किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से प्रभावित है? डिस्प्रैक्सिया। देखो प्रैक्सिया में आ गया प्रेस, और प्रेस से हम प्रेस को हम कैसे पकड़ते हैं? हाथ से। तो भाई यहाँ पर तो बच्चे की जो उंगलियां हैं, हाथ है, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ तो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब भाई ये तो गलत हो गया। वैसे आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे भाई? A B C या D बताओ। तो भाई ए तो हमने काट दिया। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा जो है? डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर। ठीक है, तो मतलब कि साहब जोड़ घटा, ये भी आपका कट गया। डिसलैक्सिया या फिर डिसग्राफिया, देखो मैंने क्या बताया था कि भाई डिसग्राफिया में आपका ग्राफ बनाया और यहाँ पर बच्चा कुछ लिख रहा है। ठीक है, बच्चा कुछ, जब भी बच्चा लिखने का काम करता है तो डिसग्राफिया, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा भाई? शुरू में बच्चे ने बी को डी पढ़ा होगा, इसी वजह से बी को डी लिख रहा है, तो आपका मतलब बच्चा लैग कर रहा है भाई, लिखने में लैग कर रहा है, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। NCF के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि आपका एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? बताओ भाई। क्या आपका साहब अधिन्यायवादी होनी चाहिए भाई, या आपका सुगमकर्ता, तानाशाही, केवल तो एक देखो नेगेटिव वर्ड है, तानाशाही डिक्टेटर हो गया, मतलब कि आपका सिर्फ जैसे कि शिक्षक की ही चलेगी भाई, बच्चों की नहीं चलेगी, तो ये तो गलत बात है। सुगमकर्ता सुविधाता, मतलब कि फैसिलिटेटर, मतलब कि साहब आपका जो कठिन शब्द हैं, कठिन लैंग्वेज है, उसको आसान तरीके से बच्चों को बता रहा है, तो इसका मतलब है NCF 2005 आपका यही बोलता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार एक बच्चा अपने पुराने स्कीमा, जो बच्चे के पास पुराने ज्ञान है, उसमें बदलाव करके नए वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है। देखो इसमें 3-4 वर्ड थे। एक तो था साहब आपका स्कीमा क्या मतलब था? जो भी बच्चे के पास कुछ भी जानकारी है, मान के चलो अब आपके पास CDP से रिलेटेड कुछ जानकारी है, तो इसका मतलब है साहब वो आपका ज्ञान है, इसको CDP की भाषा में हम स्कीमा बोल देते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप किसके साथ चले जाओगे? जीन पियाजे साहब से रिलेटेड है, तो उसने संगठन ऑर्गेनाइजेशन की कभी बात नहीं करी, बाकी 3 के 3 वर्ड से रिलेटेड है भाई। ठीक है, आ जाओ। देखो इसमें हमने क्या किया था? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, आपका इक्विलिब्रेशन, तो इसमें ऑप्शन C के साथ चले जाओगे, क्योंकि इसने आपका क्या किया है साहब? आई थिंक ऑप्शन C ही होगा ना भाई, नहीं ऑप्शन B है, सॉरी भाई, क्योंकि इसने देखो 2 चीज़ हैं, आपका इक्विलिब्रेशन और साहब आपका एकोमोडेशन। अब की बार इसने क्या कर लिया? जो इसके पास पुरानी नॉलेज थी, जो पुराना ज्ञान था, उसमें इसने आपका जो नया ज्ञान लेकर बदलाव कर दिया। बस ये बात आप ध्यान रखोगे कि भाई इसने समायोजन, देखो मैंने कैसे करवाया था, प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाता है। 1 मिनट भाई, आई थिंक इसका ऑप्शन C क्यों आ रहा है, मुझे लग रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ भाई, तो जो मुझे लग रहा था वो सही है,
देखो आपका क्या था, एसिमिलेशन मतलब एक तो आपके पास नॉलेज है, ठीक है, मान के चलो कि भाई एक छोटा बच्चा है, उसने एक जस्ट एक कुत्ते को देखा है, उसके पास इतनी नॉलेज है। तो भाई अगर उसने आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, उसमें साहब उसने कुछ और चीज़ें जोड़ ली। मतलब कि यार अगर आपके पास कोई भी पुरानी जानकारी है, उसके आधार पे अगर आपने कोई चीज़ को समझ लिया, तो वो तो हो जाता है आपका एसिमिलेशन, नंबर एक बात। अब उस पुरानी जानकारी में जस्ट अगर आपने बदलाव किया है बस, ठीक है, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसने पहले एक ब्लैक कलर के डॉगी को देख लिया, अब उसने वाइट कलर के डॉगी को भी देख लिया, अब बता दिया कि बच्चे ये भी डॉगी है, तो भाई उसने क्या कर लिया, समायोजन मतलब सम जोड़ ली भाई नॉलेज, लेकिन उसमें उसने संतुलन नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पर क्या किया, वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं, ठीक है, तो मतलब कि वो इक्वल कर रहा है चीज़ों को, मतलब कि इक्वल का मतलब होता है कि बराबर, मतलब कि वो संतुलन कर रहा है, तो साम्य धारण संतुलन भी यहाँ पर लिखा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आना चाहिए भाई, बी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आगे एक चीज़ और दे दी, वातावरण के साथ तालमेल सामंजस्य बिठाता है, ठीक है। तो तीन चीज़ हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ही एक बार तो कंफ्यूज हो गया था। आपके पास किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी ज्ञान है तो उसको स्कीमा बोलते हैं। अगर आपने उसी के बिहाफ पे कोई और नई मतलब आगे अगर आप जो भी चीज़ें आप सोल्व कर रहे हो तो आपका एसिमिलेशन हो गया। आपने उसमें कुछ और नॉलेज ऐड कर ली, एकोमोडेशन हो गया, सम आपने ऐड कर लिया, और इक्वल आपने दोनों को इक्वल कर दिया भाई, इसमें मतलब आपने वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिया। ये छोटे छोटे बारीकी सी आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। पुरानी स्कीमा देखो, इसने क्या बता दिया, पुरानी स्कीमा मतलब जो आपके पास नॉलेज है उसमें उस संशोधन परिवर्तन करके नई परिस्थिति के साथ ढलना, मतलब कि साहब इसने तालमेल नहीं बनाया यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन सी रहेगा। लेवागोत्स्की के अनुसार आप बच्चे अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करके खुद से जो बात करते हैं वो क्या होता है भाई, सोशल स्पीच, एगोसेंट्रिक, प्राइवेट या आपका साइलेंट। तो क्या बताया था, देखो समाज तो इसके समाज और संस्कृति दोनों चीज़ों पर इसने ध्यान दिया है। मूक तो इसमें नहीं था भाई, सोशल अभी बच्चा होगा नहीं। देखो बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि वो स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने और खुद से बात करके, खुद से बात किस में करेगा बच्चा, बच्चा क्या करता है कि जैसे कि बच्चा खुद से बोल रहा है कि अरे नहीं ये 5 और 3 8 आएगा, या फिर बोल रहा है कुछ भी ऐसे करके, तो वो खुद से बोल रहा है, तो आपका साहब प्राइवेट स्पीच होगा। प्राइवेट स्पीच मतलब कि आपका ऑप्शन सी के साथ आप चले जाओगे, ठीक है, ये बात ठीक है। कोहलबर्ग के दोबारा फिर कोहलबर्ग के ऊपर आ गया कि कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति यह मानता है कि नियम और कानून समाज की भलाई के लिए हैं, लेकिन अगर वे किसी के अधिकारों को हनन करते हैं तो उन्हें बदला जा सकता है। तो बताओ भाई आपके किसके, कोहलबर्ग कहाँ से थे, अमेरिका से थे। एल और एस लेवल 3 रहेंगे, स्टेज 6 रहेंगी। पहले एल आता है तो पहले 3 आता है, बाद में 6 आएगा तो बाद में एस आएगा, ठीक है साहब। अब लेवल 1 2 3, तो भाई इसमें इसने प्रत्येक में आगे 2 स्टेज बताई है। इसने क्या बोल दिया कि भाई कानून समाज की भलाई के लिए, तो ध्यान रखिएगा जो कानून की बात है साहब वो आपके लेवल 3 से शुरू होती है और 6 तक आपके चलेगी। तो इसका मतलब है कि लेवल 1 में तो नहीं हो सकता भाई, मतलब स्टेज 3 से स्टेज 6 के बीच में चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेता हूँ मैं कि साहब आपका क्या बोल दिया कि भाई यदि जो समाज की भलाई के लिए है, लेकिन अगर वे किसी के अधिकारों का हनन करते हो तो उन्हें बदला जा सकता है। ये आपका किसी में बोला गया, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ओरिएंटेशन में बोला गया, आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अभिविन्यास का मतलब होता है ओरिएंटेशन, ठीक है। दंड वाला तो साहब आपका बिल्कुल पहला ही है, स्टेज पहला, लेवल पहला, ये तो आपका कट गया। ये बिल्कुल आपका लास्ट वाला है, आपका लेवल 3 और आपका स्टेज 6, ठीक है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ये कौन सा साहब है, आपका थर्ड है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बताओ भाई कि यदि किसी छात्र को गणितीय गणनाएं करने, संख्या को जोड़ने में गंभीर समस्या आ रही है तो भाई वो डिसग्राफिया होगा, डिसफेजिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया। बताओ भाई आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे। अभी करवाया था गणना मतलब कि कैलकुलेट करना, और कैलकुलिया यहीं पर है, तो ये तो बहुत आसान था, ठीक है। हाँ देखो एक बात ध्यान रखिएगा, एक एक्ट आया था PWD एक्ट और एक है आपका RPWD एक्ट। देखो PWD 3 अक्षर हैं तो जाहिर सी बात है अभी पहले आया होगा तो ये 1995 में आया था, ये 4 अक्षर हैं तो जाहिर सी बात है कि बाद में आया होगा 2016 में। इसमें जो आपकी ये क्या है, आपकी अक्षमताएं हैं, तो इसमें थी कुल आपकी 7 प्रकार की, और यहाँ पर बढ़ाकर आपकी कर दी गई थी 21 प्रकार की। ये बहुत बार पूछा जाता है।
सरकारी नौकरियों में भाई यहाँ पर था कुल 3% आपका रिजर्वेशन इनका, यहाँ पर कर दिया गया 4% रिजर्वेशन। यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि भाई जो भी अक्षमताएं हैं जिस भी व्यक्ति को 40% का उसका एटलीस्ट कम से कम 40% उसकी होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट बनता है 40% का होना चाहिए। जो हायर एजुकेशन है उसमें 2016 में बोला गया कि 5% इनका रिजर्वेशन रहता है इस प्रकार के लोगों का, ठीक है। तो आपके जो 7 हैं वो पहले वाले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जिसके ध्यान हो गए तो बाकी के जो 14 बच गए तो वो अपने आप इजीली सोल्व कर लेगा। सारी की सारी आपकी बाद में जोड़ी गई थी 2016 में, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक था, कैलकुलिया। देखो सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के अंतर्गत रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। देखो आपके दो प्रकार के, एक है फॉर्मेटिव F से स्टार्ट है, एक है समेटिव S से स्टार्ट है। तो जो फॉर्मेटिव भाई वो पहले आया और समेटिव को बना दो सबमिट हम कब करते हैं, बिल्कुल लास्ट में। तो भाई ये तो आपके साल के अंत में होता है जो आप परीक्षाएं देते हैं एक बार, लेकिन ये आपका बीच बीच में होता रहता है। आंकलन का मतलब है जैसे कि भाई आज टीचर ने कुछ लेसन करवा दिया आपको, 1-2 दिन में उसका कोई टेस्ट वगैरह ले लिया तो आपको फॉर्मेटिव के अंदर आ गया, ठीक है। और ये अगर वो जस्ट आपका पेपर ही आखिरी में चेक करे भाई वार्षिक या 6 महीने में एक बार, तो आपका समेटिव होता है। फॉर्मेटिव पूछा तो बीच बीच में होगा तो भाई आपका, अच्छा इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या होगा ये बताओ एक बार आप 4 ऑप्शन में से। देखो आप CDP में ध्यान रखिएगा, तुलना करना किसी की कभी भी यदि आए तो वो एक नेगेटिव वर्ड होता है। ग्रेड और अंक देना छात्रों को, उसके बिहाफ पे तुलना करना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड होता है। पास या फेल का अगर आप उसमें वो कर रहे हो मतलब मार्किंग दे रहे हो वो भी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर उसकी कमियों को जानना और उसके बिहाफ पे फिर उसमें सुधार करना। आपको जब भी आप CDP सोल्व करते हैं जस्ट बच्चे को आप ध्यान में रखिए। अब एंड में बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन और बचा है, पहले वो कर लेते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए बताओ भाई। 4 ऑप्शन है कि जहाँ शिक्षक पूरी तरह शिक्षक के नियंत्रण में हो, बच्चों की आवश्यकता, रुचि और उसकी भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए, केवल पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र साधन हो और लगातार कठिन परीक्षाएं ली जाएं। बताओ भाई। देखो कठिन नेगेटिव वर्ड है, केवल भी नेगेटिव वर्ड है। जहाँ शिक्षक मतलब डिक्टेटरशिप हो गया, गलत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, आपको बच्चे को प्राथमिकता देनी है, जहाँ पर चाइल्ड को सेंटर्ड में रखना है, इस प्रकार की एजुकेशन। वैसे भी जब आप CDP को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो CDP देखो CDP चाइल्ड सेंटर्ड, P आपका पेडागोजी, एक प्रकार से आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि आपको सेंटर में क्या रखना है भाई, बच्चे को रखना है। फाइनली भैया आज का लास्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में आपका सिफेडोकोडियल प्रिंसिपल क्या है बताओ भाई। देखो यहाँ पर आगे सिर, यहाँ पर आगे आपकी पूंछ, मतलब कि आपका सब सिर ऊपर होगा, पूंछ आपके नीचे होगी, मतलब जो आपके पैर हैं। तो इस आपका जो विकास होगा, विकास के संदर्भ में पूछा क्योंकि विकास सब आपका 2 प्रकार से होता है। एक आपका निकट से दूर, मतलब पहले आपका बिल्कुल आपका शरीर का विकास होगा बीच के हिस्से का, फिर राम राम से आपके हाथों का और फिर आखिरी में उंगलियों का भाई लास्ट तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर बोल दिया सिर से आपके पूंछ, मतलब सिर से आपके पैर तक। यहाँ पर कौन सा भाई आपका हेड टू टोय पाँव, ठीक है, ये आगे भाई, ठीक है। ये केंद्र से बाहर ये नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट ये नहीं होगा, ए विकास एक रेखा की प्रक्रिया नहीं भाई, आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। तो बताओ कि भैया आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या देखे हैं, CDP के मोस्ट 15 वो क्वेश्चन जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं। CDP को जब भी आप अटैम्प्ट करें बस एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बस आप ये बना कर रखिए कि भाई बच्चे को ध्यान में रखकर आपको चीज़ें बनानी हैं, ठीक है। नंबर 1 बात, जो आपका सिलेबस होगा, माहौल होगा, शिक्षक के अनुसार नहीं होगा, स्कूल के अनुसार नहीं होगा, समाज के अनुसार नहीं होगा, परिवार के अनुसार नहीं होगा, किसके अनुसार होगा, बच्चे के अनुसार होगा। दूसरी बात, आपको तुलना नहीं करनी है भाई, ठीक है। आपको अंकों के आधार पर बच्चों को अलग नहीं बांटना, किसी भी बेस पर बच्चों को सेपरेशन आपने नहीं देना कि भाई सामान्य बच्चे अलग हैं, विशिष्ट बच्चे अलग हैं, नहीं, आपको सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, ठीक है। कुछ ये ट्रिक है और एक और ट्रिक है कि भाई अगर आपको तुक्का ही मारना है लास्ट में तो भाई आप उस ऑप्शन पर मारेंगे जो कि आपका सबसे लंबा होगा और जो बच्चे के लिए बिल्कुल सही होगा। खुद को एक बार बच्चा बनाकर देखें, दंड देना, ठीक है, बच्चों की तुलना करना, सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। तो चलिए साहब आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ और एक बार फिर से बता देता हूँ भाई, शिवम CDP अपने प्लेटफॉर्म का नाम है और रेमी ढूढ़ भाई मेरा नाम है, ठीक है। रेमी ढूढ़ RAMMY DHULL ये भाई मेरा नाम है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरा जस्ट एक ही टारगेट है। देखो पहली बात तो ये कि भाई जितने भी आपके एक्ट हैं या फिर जितने भी आपकी थ्योरी हैं, जितने भी आपके सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल है,
ठीक है, जितने भी आपके कंसेप्ट हैं भाई, मैंने 1 बाय 1 कर कर कोई भी आपका बाहर नहीं गया है, कोई भी बचा नहीं है, मैंने सारे के सारे करवा दिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरा, कोई कोर्स कोई किताब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉपी पेन उठाओ, सारे के सारे जो मैं नोट्स बताता हूँ ये बनाओ, और भाई यकीन करना 30 आउट ऑफ 30 भाई। पहले यार इतने सैकड़ों बच्चे लेके आए तो आपके क्यों नहीं आएंगे। अब सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, रीट, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, बिहार टेट, आपका एमपी टेट, यूपी टेट, भाई आपका आप DSSS भी, आप मैन पेपर की तैयारी कर रहे हो या फिर हरियाणा किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर CDP पूछी जाती हो भाई, तो आपके 30 में से 30 आपके लेकर आएंगे, पहले लेकर आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का आपका क्या स्कोर रहा ये आप कमेंट करोगे। अब छोटा सा आपके लिए यह काम रहेगा कि भाई आप इस वीडियो को लाइक करने का ज़रूर काम करोगे। बस यही मेरा मोटिवेशन है जो कि आप मुझे लगातार दे रहे हो, और इसी के बिहाफ पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ। नंबर एक बात। दूसरा, जो कुछ नए दोस्त जुड़े हैं भाई, फटाफट सब्सक्राइब करके वो घंटे ज़रूर दबा देना। 2 बात मैंने आपको बोली है, दोनों काम अभी कर दो। कितना स्कोर रहा आज के 15 में से, और कंटेंट किस प्रकार का था ये बात आप मुझे बताओगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।